ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તહાદુલ મુસ્લિમીનના વડા અસસુદ્દીન ઓવૈસી સુરતના મહેમાન બન્યા હતા। સુરતમાં સભા પહેલા પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી, જેમાં સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। તો સુરતમાં જાહેર સભા પહેલા અસસુદ્દીન ઓવૈસી ચોક બજાર ખાતે આવેલ હઝરત ખ્વાજા દારાની દરગાહ પર પણ પહોંચ્યા હતા। ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તહાદુલ મુસ્લિમીનના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસી રવિવારે સુરતના મહેમાન બન્યા હતા। આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાને લઈને ગુજરાત અને સુરતમાં રાજકીય ચહલપહલ વધી ગઈ છે। મુખ્યમંત્રી અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખે સુરતમાં જ તાપી પાર પ્રોજેક્ટ રદ કર્યો હતો, જેના બીજા દિવસે આજે અસદુદ્દીન ઓવૈસી સુરત રવિવાર આવ્યા હતા અને જાહેર સભા સંબોધે તે પહેલા પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી, જ્યાં રોજગાર, જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ, તાજમહેલ, કુતુબ મિનાર સહિતના મુદ્દે સવાલોના જવાબ આપ્યા હતા। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્ર સરકાર અંગે પત્રકાર પરિષદમાં શું કહ્યું અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ તે આપણે સાંભળો। किसी का घर तोड़ देते हैं, उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में टाइम लग जाता है। मैं तो अपने घर से महरूम हो गया ना, मैं तो रोड पे आ गया। जो उस घर में रहता था वो तो अब रोड पे आ गया। वो अब उसके बाद क्या करेगा वो? और कोर्ट की कार्रवाई तो अपना टाइम लेती है माशाल्लाह से। जब तक क्या करेगा वो? आप तो मुझे बेघर कर दिए, मेरे सर पे से छत छीन लिया, आप मेरा कारोबार आप खत्म कर दिए। और मध्य प्रदेश में आप लोग इस बात को नहीं बोल रहे कि कल एक शख्स ने मध्य प्रदेश में एक जैन कम्युनिटी के शख्स को, बेचारा वो बीमार है, डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं अंग्रेजी में, सिर्फ इस शक पर उसको मार दिया कि वो मुसलमान है, तू मोहम्मद है क्या, मार मार। अरे मर गया वो आदमी। ये नफरत कौन फैला रहा है फिर? ये वहां किसकी सरकार है? और फिर उसी मध्य प्रदेश में वसीम शेख नामी जिसके हाथ कटे हुए हैं, उस पर इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंका रहे, उसका हाथ कटा हुआ है, कौन सा पत्थर उठा पाएगा? आपने दुकान को तोड़ दिया उसके। एक 22 घरों को आपने खरगोन में और 13 घरों को आपने वहां पर छोड़ दिया दूसरी जगह पर बगैर नोटिस दिए। आपने तय कर लिया कि उन्होंने किया। भाई ऐसा कैसा होगा बताइए? आज आप पावर में, कल कोई और पावर में आएगा। ये पावर जो है वो किसी के पास रहने वाला नहीं है ना, तो वो भी ऐसा करें क्या? आप सच्चर कमेटी का हवाला देंगे? दीजिए दीजिए ना, हाँ दीजिए ना, आज दो ना, सच्चर कमेटी का हवाला देंगे तुम अभी। अरे मैं सब पढ़ के आया हूँ, मैं कोई थम्स अप नहीं हूँ, इतना याद रखो। सुन लो, हाँ। अरे मैं सुन लो मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। सच्चर कमेटी कब आई थी? कौन से साल में आई थी? नहीं आप कब आई थी? कौन से साल में आई थी? अरे बोलो ना भाई। अरे आप लोग काबिल लोग हैं। सच्चर कमेटी कब आई थी? आप बोलो ना। नहीं कौन से साल? मेरे बोलो ना। हाँ साल कौन सा था? 80 में आई थी। 80 में आई थी। आप बोल रहे हैं 80 में आई थी। यू नॉट श्योर? और सच्चर करने आप बोलो, सच्चर कमेटी कब आई? नहीं आपका चेहरा मुस्कुरा के बता रहा है कि आपको मालूम। अब बोलो आप। सच्चर कमेटी आई थी 2000 नहीं, जब यूपीए की सरकार बनी थी 2005 और 6 के दरमियान में आई थी। 2005 में आई थी। सुन लीजिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी वो। तो अभी हम 2022 में हैं, तो उसके पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन आई, उसका डेटा है। 2011 का सेंसस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसएसओ का डेटा है, सब रख कर देख लो आप। सच्चर की बात मत करो, वो सच्चर पुराना हो चुका है। मैडम, मैं AIMIM का एक सिपाही हूँ, मैं किसी और पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मैडम। मैं आपको गलत फहम। अरे उनसे पूछिए ना, मैं कैसा बोलूँगा? अरे मैं कैसा बोल? अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान कैसा होगा? अरे मेरे को क्या मालूम? अरे मेरे को क्या मालूम? अब कल तुम कहाँ जाओगे, मैं कैसा बोलूँगा? ये तो गलत बात है ना भाई। अरे सुनिए, मैं आपका इसका जवाब दे चुका हूं। अरे देखिए, मेरे को इलेक्शन लड़ना है, हर किसी को इलेक्शन लड़ना है। अब वो कैसा लड़ेगा, मैं कैसा जवाब दूं? अरे भाई उनसे पूछ लीजिए, मैं तो अपना मैं आपको कह रहा हूं, सुनिए ना, आप पूछ लीजिए उनसे। हम तो चुनाव लड़ेंगे, वो हर पार्टी कैसा लड़ेगी वो मैं कैसे बताऊंगा? हाँ वो होगा, वो बताएंगे आपको, भी बहुत जल्दी है, बताएंगे। हाँ
नहीं अभी बढ़ गए हम लोग, 8 टीम हो चुके हैं। अच्छा, कांग्रेस से बहुत सारे नेता इस्तीफा देके जा रहे हैं, क्या किसी के संपर्क में? नहीं पूरे मुझसे पूछ के गए हैं। नहीं मैंने पूरे मुझे पूछा है, मेरे साथ बैठकर हमने गुलाब जामुन खा लिया एक और फिर वो चले गए भी कांग्रेस छोड़ के। ऐसा नहीं है, क्या जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो अपनी पार्टी में जुड़ना चाहे तो क्या उस सॉल्यूशन में पूछ रहा हूं मैं? नहीं अब ये नहीं मेरा देखिए, अगर कोई एक भाई रुक जाइए, अगर कोई पार्टी में आना चाहता है तो हमारे अध्यक्ष हैं, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मगर अब जैसा उनका भाई का सवाल था, वो जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार मेरे को देंगे क्या? अरे 12-13 एमएलए भाग गए जीत कर, अब हमको पूछ के गए थे क्या? अब एक बात सुन लीजिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े थे। हैदराबाद की जनता ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद हम खड़ा किए, 22 साल का शिवसेना बीजेपी का एमपी था, उसको आप ही के बरादरी के इम्तियाज जलील साहब एमपी बन गए, तो आपको भी स्कोप है हमारी पार्टी में। तीसरा ये है कि हम लोग किशनगंज बिहार लड़े, वहां पर हम लोग 3 लाख वोट हासिल किए, 3 लाख, और 3,25,000 जेडीयू, 3,50,000 कांग्रेस। अब 3 में कहीं पर भी बीजेपी नहीं जीती। जो पार्टियां 400 से ज्यादा सीट लड़ते हैं या 3 से बढ़ के लड़ते हैं, वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और आ जाइए होम स्टेट गुजरात के ऊपर, इतने साल से बीजेपी जीत रही, मेरी वजह से जीत रही बीजेपी। यहां पर 1984 से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता गुजरात में, मेरी वजह से। तो मुद्दे उठाना मेरे वजह से हो रहा। देखिए, हर चीज का जिम्मेदार मोलाजी नहीं हो सकता, समझे ना? नहीं अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप हम अगर आपको दिख रहा है कि मैं ही मर्द हूं जो बीजेपी से लड़ रहा हूं तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं? हर चीज का जिम्मेदार मेरे को। आपके पास कोई पार्टी में काम करने को तैयार नहीं है, आप मेहनत करने को तैयार नहीं है, आपका वर्किंग प्रेसिडेंट बोलता है कि उनके बड़े बड़े नेता खाली सेलफोन को देखते, उसको नहीं देखते, तो वो मैं उसका भी जिम्मेदार मैं हूं क्या, सेलफोन देखने का? तो ये एक इनकी आदत बन चुकी है इन तमाम पार्टीज की कि मुसलमानों को ब्लेम करो, हारे मुसलमान को ब्लेम करो। अरे तुम बरसों से हार रहे। आप महाराष्ट्र में पहली नंबर की पार्टी थे, 15 साल सरकार में थे, आज तीसरी नंबर की पार्टी बन गए आप। शिवसेना को आप गाली देते थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जनता को कहा कि ओवैसी को वोट मत दो क्योंकि भाजपा और शिवसेना को रोकना है। आप चुनाव हो गया तो आप शिवसेना से निकाह कर लिए। तो ये हर चीज का जिम्मेदार, देखिए इनका अहंकार है ये, और ये देश की पॉलिटिक्स जो बदल चुकी है उससे समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हम एंटाइटलमेंट की राजनीति करेंगे, हम फुला खानदान के हैं, परिवार के। देखिए कोई खानदान पानदान अभी नहीं रहा भारत की राजनीति में, तो उनको लगता है कि ये क्यों आके बोलता है। अरे भाई लोकतंत्र है, क्या मेरे खिलाफ आकर अमित शाह कैंपेन नहीं किए थे हैदराबाद में? क्या मेरे खिलाफ आकर योगी 3 घंटे नहीं गुजारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मेरे खिलाफ आकर राहुल गांधी 1 नहीं 2 मीटिंग करे, 4 मीनार के दामन में करे, फिर एक और बड़ी जगह पर करे? तो सबको इख्तियार है, मगर ये बोलना कि नहीं तुम नहीं लड़ना, या उनको याद रखना चाहिए कि मुसलमान खाली रमजान का या शीर खुरमा खजूर खिलाने का मुसलमान नहीं है। हमको पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा काम है। अगर वो बोलेंगे नहीं तुम हमारे लिए सिर्फ बैंड बाजा की पार्टी है, दूल्हा शादी मैरिज हॉल में जाकर बैठ जाता, बैंड बाजा वाला बाहर रुक जाता, वो अब नहीं होने वाला है। नहीं देखिए, मैं मायूसी को और डिफीटिज्म को कबूल करने तैयार नहीं हूँ। नहीं मेरा सवाल, मेरा जवाब सुन लीजिए। तो हमको ये उन लोगों से कहना है कि आप लोकतंत्र में मायूस मत होइए। आपको अपने हक के लिए जो भारत के संविधान ने दिया उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, और वैसा कैसा कि भाई अपने मुंह पे तमाचा मार के, हाँ वो छोड़ दीजिए। इसीलिए वो सेकुलर, वो नाम के सेकुलर हैं, उनका सेकुलरिज्म कुछ नहीं है।
उनका एक पार्टी का लीडर एक ट्वीट करता है कि जब ज़मीन पर एक ताकतवर दरख्त गिरता है तो ऐसा होता है। तो हमारा काम ये है कि उस तबके के लोगों को नाउम्मीदी से निकाले, अगर नाउम्मीदी उनके पास है, और उनको उम्मीद की किरण उनको बतानी चाहिए कि देखो ये लोकतंत्र है। अगर आप घर के दरवाजे बंद करके बैठेंगे, विंडोज़ बंद करके बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी आवाज़ को उठाना है, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहा है, जिसमें आपके रिप्रेजेंटेशन में इजाफा होगा, वो काम हमको करना है। और लोकतंत्र में कोई मायूस नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की कमजोर नाकामी होगी, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो। पंक्चर बनाना कोई मायूब बात नहीं है, मगर अगर आप उसका मुकद्दर बना देंगे, वो गलत बात है। तो सुनिए, इसीलिए आप ये बताइए कि हम भारत सरकार से हमेशा अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्कीम है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हम ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों के, हम ये कह रहे हैं कि इसको डिमांड ड्रिवन करिए कि जो अप्लाई करेगा वो पढ़ेगा। तो अब्दुल का बेटा अगर पंक्चर बनाता है तो उसको आप स्कॉलरशिप दीजिए, पैसे दीजिए, पंक्चर नहीं बनाएगा, वो कल टीवीएस का शोरूम खोल सकता है। आप स्कॉलरशिप दीजिए उसको, जितने मर आप, कोई मोदी सरकार भी नहीं करती काम वो। और बार बार ये बोला जाता है माइनॉरिटी इतना स्कॉलरशिप दिया। अरे एक स्कॉलरशिप के ऊपर, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के ऊपर 16 लोग अप्लाई करते। और मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था तो उसमें हमने रिपोर्ट में लिख कर दिया, वो रिपोर्ट ऑनलाइन है, कि ये इसको डिमांड ड्रिवन नहीं करने से हर साल कम से कम 50 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप से महरूम हो जाती हैं। સુરતમાં પધારેલા AIMIMના વડા અસુદ્દીન ઓવૈસીએ ચોક બજારમાં આવેલા પ્રખ્યાત હઝરત ખ્વાજાદાના દરગાહની ઝિયારત પણ કરી હતી અને ત્યારબાદ લિંબાયતમાં જાહેર સભા સંબોધી હતી, જેમાં સરકાર પર તેના આકરા પ્રહારો કર્યા છે. અઝર કુર્સી સાથે પ્રકાશવાળા.